हेलो दोस्तों, एसपी विथ लीगल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार गौतम आज लाया हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आने वाले एग्ज़ाम एपीओ, यूपीपीसीएस, जेई, एलएलबी, बीएलएलबी जैसे जुडिशरी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चनों को। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, भारत के प्रमुख राज्यों पर या उपरोक्त में से किसी कोई भी नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पे लागू था, अब पूरे संपूर्ण भारत पे लागू है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम क्रमांक क्या है? 21, 22, 23, 24। सही ऑप्शन आपका है बी 22। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कब अधिनियमित किया गया? 1 जनवरी 2005, 1 जुलाई 2005, 15 जून 2005, 1 दिसंबर 2005। सही ऑप्शन आपका है 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार 2005 को अधिनियमित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 15 जून 2005, 21 जून 2005, 1 जून 2005, 30 जून 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के राजपत्र में 21 जून 2005 को प्रकाशित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2G, धारा 2F। सूचना का अधिकार अधिनियम की परिभाषा 2F में परिभाषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2D में परिभाषित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग को, सूचना आयोग को, लोक प्राधिकारी को, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को। धारा 2D में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को परिभाषित किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है धारा 2B में, धारा 2A में, धारा 2B, धारा 2H। केंद्रीय सूचना आयोग को धारा 2B में परिभाषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिभाषा 2J में परिभाषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J में परिभाषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2I में परिभाषित किया गया है। अभिलेख को, लोक प्राधिकारी को, सक्षम अधिकारी को, केंद्रीय सूचना आयोग को। धारा 2I में अभिलेखों को परिभाषित किया गया है। लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 2A, 2G, ऑप्शन बी धारा 2H, ऑप्शन सी धारा 2I, ऑप्शन डी धारा 2B। लोक प्राधिकारी को ऑप्शन बी धारा 2H में परिभाषित किया गया है।
सक्षम प्राधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2E, ऑप्शन बी धारा 2B, ऑप्शन सी धारा 2F, ऑप्शन डी धारा 2G में सक्षम प्राधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2E में परिभाषित किया गया है। लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे लोक सेवा आयोग के नंबर 1 ऑप्शन ए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी का कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। लोक सेवा आयोग, भारत का महान्यायवादी का कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, ये सभी लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऑप्शन ए लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना तथा उनके दायित्व में संवर्धन करना, ऑप्शन बी लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण आदेश सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। हमारा ऑप्शन डी सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ABC तीनों को पूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय ढांचा, ऑप्शन बी लोचनशीलता और व्यवहारिकता, ऑप्शन सी पारदर्शिता और खुलापन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से हमारा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। अभिलेख क्वेश्चन नंबर 15 अभिलेख में सम्मिलित है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, किसी दस्तावेज को कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतिकृति या प्रति किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, जो ये सभी अभिलेख के अंतर्गत आएंगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? प्रति दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण, ऑप्शन बी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ऑप्शन सी डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीत में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना की। यहाँ ऐसी सूचना किसी प्रिंटआउट कंप्यूटर या किसी अन्य युक्त में भंडारित है अभी प्राप्त करना, ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से सभी। लोक प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। लोक प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्थान, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी हमारा सही है। लोक प्राधिकारी के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ये सभी आते हैं। गैर सरकारी संस्थाएं लोक प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने किस मामले में व्यवस्था दी कि स्टॉक एक्सचेंज लोक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित है? नमिता कुमार बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑप्शन बी राजकुमारी अग्रवाल बनाम जयपुर स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य, मदन लाल शर्मा बनाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए नमिता कुमार बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय सूचना आयोग के अधीन स्टॉक एक्सचेंज भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित
किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? कौन सा राज्य की परिधि में नहीं आता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी एक भगवान की मूर्ति। ऑप्शन ए एंड बी एंड सी ये सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में आते हैं, बल्कि एक भगवान की मूर्ति ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? एक नगर निगम, लंदन का एक भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण, न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत न्यायालय को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है। राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिवर्णित वाद में किया गया। AR अंतुले बनाम SR नायक, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सभाजीत बनाम भारत संघ, टेकराज बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए AR अंतुल्य बनाम RS नायक। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि न्यायपालिका भी लोक प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? नंबर 1 भारतीय जीवन बीमा निगम, नंबर 2 भागीदारी फर्म, नंबर ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी, ऑप्शन डी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति। ऑप्शन हमारा ए सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से प्रयोजनार्थ में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड निगम को संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर, राजीव गांधी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंटेशन स्टडीज। ऑप्शन हमारा ए नेशनल बुक। अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट को, जो कि एक राज्य का हिस्सा है, राज्य के अधीन आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार किसे होगा? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को, ऑप्शन सी केवल सरकारी कर्मचारियों को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल सभी नागरिकों को ही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। लोक प्राधिकारियों की बाधाओं से संबंधित उपबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 6।
लोक प्राधिकारियों की बाधाओं के विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एसपी विथ लीगल नॉलेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपके अपने चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।